चलो लास्ट क्लास में डाउट है किसी को? डाउट नहीं। तो एरिया में ऐसे बहुत ज्यादा कांसेप्ट्स हैं। एक तो जनरल पढ़ा है कि किसी भी कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं। अब जो मेन पार्ट है जिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका एरिया बिटवीन टू कर्व। इस पे ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन या परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके इसी कांसेप्ट पे आते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच में एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कांसेप्ट पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो पहले समझ लो फिर इसको लिख लेना। इसके दो पार्ट हैं। पहला कि मान लो कि अपना दो कर्व है, मतलब मानते हैं एरिया बिटवीन कर्व्स y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। पहले समझ लो फिर इसके बाद बताऊंगा। दो कर्व मान लिया, एक कर्व अपना y इक्वल टू fx है और सेकंड कर्व y इक्वल टू gx। इनके बीच का इनक्लोज्ड एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो मानते हैं कि ग्राफिकल अगर दोनों कर्व देखो, मान लो ये y इक्वल टू fx है और एक और मान लेते हैं y इक्वल टू gx है। ठीक है, इस तरह से कुछ नीचे होगा ये आगे होगा। ठीक है, तो ये अपना ये कर्व अपना y इक्वल टू, ठीक है, ये कर्व y इक्वल टू gx हो गया और ये वाला कर्व y इक्वल टू fx हो गया। उसने कांसेप्ट में क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन टू कर्व। तो ग्राफ से तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों कर्व के बीच का एरिया कौन सा है। तो देखना, एक तो ये इनक्लोज्ड है दोनों के बीच में और दूसरा ये है। ठीक है, ठीक है, बाकी देखोगे तो ये जब ये पूरा ओपन गया, ये कुछ इधर गया, तो ये क्या ओपन हो गया, ये क्लोज नहीं हो पाया। सिमिलरली इधर देखोगे तो ये भी कहीं इधर जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा, तो ये भी क्लोज नहीं हो पाया। तो दोनों कर्व के बीच में जो इनक्लोज एरिया आ रहा है वो केवल ये वाला पार्ट आ रहा है और ये वाले दो सेक्शन आ रहा है। यानी बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो दोनों कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसको लिंक कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था तुम्हें याद हो? तो जनरली क्वेश्चन अपना क्या था, फाइंड एरिया इक्वल फाइंड एरिया ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx विद x एक्सिस। ये तो था फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, ये था x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो देखो यहां दो कर्व है, एक अपना fx है और दूसरा अपना gx है। यहां ध्यान से देखोगे तो यहां भी दो कर्व है, एक अपना fx है और दूसरा x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। बस फर्क इसमें है कि भाई ये एक फिक्स एक्सिस था, उसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालना था। तो देखो जितना हमने ग्राफ बनाया कि मान लो ऐसा भी ग्राफ बनाया तो यही तो निकाल देता हूं, इसके x एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो इसके साथ होगा। तो है एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट, बस फर्क इसमें ये कि इसमें एक कर्व जो था ना वो एक स्टैंडर्ड कर्व था या स्टैंडर्ड लाइन था या एक एक्सिस था। ठीक है, फर्क यही है। तो उसमें एक एक्सिस हो गया और यहां पर क्या वो जो सेकंड कर्व है, एक कर्व तो वेरिएबल अगर above या below the x axis हो सकता है जैसे भी उसका नेचर है। ठीक है, इसमें एक फिक्स लाइन था और दूसरा कर्व नहीं हो सकता। इसमें क्या है, इसमें दोनों के दोनों कर्व क्या है ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बस फर्क यही है, इसमें एक फिक्स था और एक अपना वेरिएबल था। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो गए, वेरिएबल टाइप हो गए। तो है वही, तो जो वहां लिखा उसी टाइप का ही है, बस थोड़ा क्या होगा इसमें सेकंड कर्व एज वेल है वो भी वेरिएबल हो गया, above below कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके लिखे, उसने लिखा ऐसे आता है कि फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व या फाइंड एरिया इनक्लोज, ऐसे कुछ लिखा आएगा, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो देखो निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कैसे दो कर्व के बीच के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें जो लास्ट क्लास में हमने किया उसमें इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि उसमें तुम देखोगे तो तुम्हारे पास एक एडिशनल ये था कि फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू fx विद x एक्सिस। ध्यान से समझना इसमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है, x इक्वल टू tan and x इक्वल टू ये था लास्ट वाली क्लास में तुम्हें याद हो तो क्वेश्चन ऐसे ही कर देता हूं, फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू fx विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही लाइन लिखा होगा, इसमें केवल क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि फाइंड एरिया बिटवीन y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू b। सी लिखा है, इसमें ये लिखा होगा कि फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। इसमें देखो यहां पे एडिशनल क्या लिखा है, इसमें x का और x ऑब्सिसा बोलते हैं या x एक्सिस का कोडेड दे रखा होता है कि आपको कहां से शुरू करना है और कहां तक एरिया को इंक्लोज करना है। उसमें वो वाला पार्ट क्या है बेसिक,
इसमें सिंपली क्या आपको देगा कि फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू g, यानी ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला पार्ट, ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिसिंग है, ये स्टेटमेंट दिया नहीं रहेगा, तो देखो उसको निकालते कैसे। अब क्लियरली मान लो कोई भी दो कर्व बनाऊंगा, मान लो कोई भी दो कर्व बनाऊंगा, ऐसा कोई भी बन जाए, कोई एक ऐसा बन जाए, ठीक है, एक मान लो y इक्वल टू fx है और ये मान लिया y इक्वल टू gx, इनके बीच का एरिया है, बीच का एरिया का मतलब हमेशा वो पार्ट्स कंसीडर करो जो इनक्लोज हो, जो क्लोज हो, जो बंद हो। तो दिख रहा है कि भाई ये fx कहीं उधर जा रहा है, gx कहीं तो ये तो पूरा ओपन हो गया, ये तो कहीं क्लोज हुआ ही नहीं, तो इनक्लोज तो नहीं बन पाएगा वो। तो इस पार्ट में केवल यही सेक्शन आ रहा है कि जो क्या है, दोनों के बीच में क्या है, इसमें कितना है, 2 आ रहा है। अगर मान लो कि ऐसा बन गया इस तरीके से, तो ये इनके बीच का एरिया आएगा ही नहीं, इनके बीच का एरिया नहीं आएगा तो मतलब ये वो इनफाइनाइट एरिया आएगा। एरिया निकालने का मतलब क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट एरिया निकालने के कुछ करेंगे, तो कभी भी एरिया निकालते हैं, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, फाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इनके बीच का एरिया ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा, मतलब अपने काम कर लिया। तो जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालेंगे तो हमेशा इनक्लोज एरिया ही बनेगा, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझो, इसके बीच में ये दोनों का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो अलग-अलग सेक्शन आ रहे हैं, दोनों कर्व के बीच में क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसके बीच में एक ही सेक्शन आ रहा है, तो जितने आएंगे उन सबको आपस में ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे मैं अभी बताता हूं, ठीक है, ये समझ गए। दूसरी बात देखो, अब यहाँ पर x इक्वल टू a था एंड x इक्वल टू b, यानी ग्राफ को x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच के सारे एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसको लिमिट याद है। लास्ट क्लास में लिमिट क्या था, लोअर लिमिट जहां से स्टार्ट हुआ वो आएगा, अपर लिमिट जहां पर एंड होगा वो आएगा, ये तो लिमिट निकाल लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्वियस बात है कि देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर इसके साथ यहाँ तक जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो और ये वाला पॉइंट, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं कौन से पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, अगर कर्व के रिस्पेक्ट में बात कर लो, दोनों कर्व के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉइंट्स से कुछ रिलेट हो सकते हैं दोनों कर्व, कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है देखो ना, इस पॉइंट पे दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ही तो कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको ऐसे बोलते हैं कॉमन पॉइंट, ठीक है, या कॉमन सॉल्यूशन बोल लो दोनों के बीच में। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स हैं वो दोनों कर्व के कॉमन सॉल्यूशंस हो गए। और कॉमन सॉल्यूशन निकालने कैसे, बाय इक्वेटिंग बोथ द कर्व, यानी क्या, इसको निकालने के लिए क्या करो, fx इक्वल टू gx करो, मतलब सोल्व करो, मतलब ये हो गया सोल्व इक्वेशन दिस टू गेट देयर कॉमन पॉइंट्स। यानी देखो ये पॉइंट्स हमें गिवन नहीं होगा, मैंने क्या बोला कि जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा ना, तो यही स्टेटमेंट हमेशा तुम्हारे पास लेके आएगा कि फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व दिस एंड दिस, ठीक है, वही लेके छोड़ देगा। उसके बाद का पूरा काम अपना होगा। अब उसके बाद का पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा यही रहेगा क्या, कि हमें उनके कॉमन पॉइंट्स निकालना है, कि जहां से कर्व का वो क्या हो इंटरसेक्ट करके इधर आ रहा है। और कॉमन पॉइंट्स निकाले कैसे, वो पॉइंट्स वो होते हैं जो दोनों कर्व को सैटिस्फाई कर रहा है। दो कर्व अगर इंटरसेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसका कॉमन पॉइंट हो गया। और कॉमन पॉइंट निकालने का कांसेप्ट क्या है कि दोनों कर्व को इक्वल करो, दोनों कर्व को इक्वल करोगे तो x के इक्वेशन बनेगा, सोल्व करो तो x के रूट्स आ जाएंगे, तो जो x के रूट्स आ जाएंगे वही उनके क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन हो गया। दोनों कर्व को जब इक्वेट करोगे तो दोनों कर्व को इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो जैसे मान लो इस कर्व को करो, कंपेयर करो, एक बार बताओ इस कर्व में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है ना, इसमें कितने हैं। तो अगर मान लो इस कर्व के रिस्पेक्ट में हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेगा, अगर मान लो fx gx करोगे तो यहां से x का वैल्यू कितना है, 2 ही आएगा। मान लो अगर x1 है और x2 है तो यहां से x के कितने वैल्यू आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। लेकिन इस कर्व के, इस पार्टिकुलर इस कर्व के लिए निकाले हम लोग, इसमें x के कितने वैल्यू आएंगे, 3 आएंगे। जितने कॉमन पॉइंट होगा उस इक्वेशन के उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो मान लो कि भाई यहां से हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, ठीक है, 3 पॉइंट हमारे पास आ गए।
तो पहला काम क्या किया कि भाई हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व y इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx, बस उतना ही लाइन लिखा था उसने। मालूम चला कि मैंने रैंडमली अगर ग्राफ बनाया तो इस तरीके से बन रहा था, तो उस ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स निकलेगा कैसे? तो तीनों जो पॉइंट्स है उनके क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमने क्या किया कि भाई दोनों कर्व को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने से उनके कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। अब कर्व जितने पॉइंट्स पे कट करेगा या टच करेगा उतने यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस केस में 3 पॉइंट पे टच या कट कर रहा है तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। इस कर्व में दो जगह टच या कट कर रहे हैं दो कर्व, तो उसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इस कर्व के लिए 3 पॉइंट्स आ गए, तो हमारा एक काम तो हो गया भाई कि जिन 3 पॉइंट्स को दोनों के दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन तीनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट को हमने निकाला, यहां तक पहुंच गए। अब आकर मेन पार्ट, फाइनल पार्ट में कि भाई एरिया कैसे निकालेंगे, कि दोनों कर्व का एरिया कैसे आएगा। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों कर्व का जो एरिया आता है ना उसको लिखने का तरीका ये होता है f इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। देखो लोअर लिमिट x1 था, x1 से स्टार्ट होके कहां पे खत्म हुआ x3 पे, तो मान लो x1 से x3 गया ऑफ मॉड ऑफ fx माइनस gx dx। ठीक है, बताता हूं अभी क्यों ऐसा लिखा और यही क्यों होता है। ठीक है, अब एक वही बात है कि भाई लास्ट क्लास में भी हमने क्या किया, चेंज कर देते कि x1 से x3 गया लेकिन बीच में एक पॉइंट x2 भी तो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यानी x1 से x2 देन x2 से x, यानी इसको ऐसे करना पड़ेगा x1 से x2 मॉड ऑफ fx माइनस gx dx प्लस x2 टू x3 मॉड ऑफ fx माइनस gx। ठीक है, चलो यहां पे लिखो फिर मैं देखो टाइम से करो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट क्लास में था अपना क्या, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन कि भाई एक कर्व था उसका x एक्सिस के साथ एरिया निकालना था। इस क्लास में देखो एरिया में बहुत ज्यादा कांसेप्ट है, गिने चुने एक और है, इसके अलावा एक और कांसेप्ट है जो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा कांसेप्ट होते नहीं है। मेन जो एरिया कांसेप्ट है वो यही है, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व। यानी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि मान लो ऐसे दे दूंगा, फाइंड एरिया बिटवीन y equal to x square and y equal to x cube। ये एरिया है, इसमें बस जैसे ये लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया बिटवीन y equal to fx and y equal to g। तो दो कर्व के बीच का एरिया निकालने का हमेशा ये मतलब होता है कि उन दोनों कर्व को ड्रॉ करो या ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद जो क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया का मतलब होगा कि जैसे इस पार्टिकुलर केस में तुमको दिखाऊंगा y equal to x cube and y equal to x square। तो देखो ये आपका x cube का ग्राफ होता है, दिस कर्व इज y equal to x cube और दूसरा x square है, तो ये अपना y equal to x square। ठीक है, अब देखो दोनों कर्व का इनक्लोज एरिया क्या है, देखो ये क्या है, इनक्लोज का मतलब वो सेक्शन जो हमेशा क्या हो, एक क्लोज पार्ट, एरिया हमेशा क्लोज आएगा। क्लोज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा बाय डिफॉल्ट एक फाइनाइट नंबर या रियल नंबर है। अगर क्लोज नहीं होगा, जैसे ये पूरा का दोनों के बीच में है लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट एरिया आएगा। क्यों, क्योंकि कोई क्लोज ही नहीं हो रहा, पूरा का पूरा ओपन है। तो पूरा ओपन है तो इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि ये बंद ही नहीं हो रहा, बंद होगा। जैसे मान लीजिए रूम इसका एरिया क्लोज है तो यहाँ पे फाइनाइट कर सकते हैं। छत के ऊपर जाओगे तो छत के ऊपर एरिया कहां से फाइनाइट है, तो पूरा का पूरा ओपन है, डायमेंशन ही उसका पूरा इनफाइनाइट है। तो वही बात है, बाय डिफॉल्ट एरिया हमेशा क्लोज होता है, फाइनाइट होता है, रियल होता है। तो दो कर्व के बीच का एरिया निकालने का मतलब यही हो गया कि आपको वो सेक्शन या वो पार्ट कंसीडर करना है जो क्लोज पार्ट हो। तो जैसे दो ग्राफ बना तुमने देखने में दिख गया कि भाई ये क्लोज एरिया है, उसी तरीके से मैंने एक जनरल बनाया कि मान लो एक कर्व बना अपना y = gx है और ये कर्व y = fx है, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो मैंने ग्राफ बनाया तो मालूम चला कि इन दोनों ग्राफ के बीच में दो डिफरेंट सेक्शन आ रहे हैं जो इनक्लोज्ड है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इनको कैलकुलेट करना है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए देखो ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट क्लास में क्या था, हमें तुम्हें याद हो कि लास्ट क्लास में हमें क्या दिया हुआ था, x = a to x to b निकालो, क्योंकि वहां पर एक ही कर्व था, यहां पर दो कर्व है तो उसके बीच का पॉइंट नहीं देता। वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट फ्रॉम जहां से हमें एरिया को कैलकुलेट करना है। तो ये x1 x2 और x2 हमें पॉइंट निकालना पड़ता है। और पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लियरली दिख रहा है कि x1 x2 x3 क्या है, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय इक्वेटिंग बोथ द कर्व। दोनों कर्व को इक्वल किया तो वहां से क्या गया, इनका कॉमन सॉल्यूशन आ गया, आराम से निकल जाएगा। तुम दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे इनका निकालना है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड आवर कॉमन सॉल्यूशन। यहां से मान लिया कि तीन पॉइंट पे कट कर रहे थे, इसके जो सॉल्यूशन में कितना आएगा, 3 आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया आएगा, जो फार्मूला होता है वो यही है, जो याद आपको रखना है वो ये है। ठीक है, का
x1 से x3 तक, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कौन सा fx - gx का मॉड बाय डिफॉल्ट लगाना पड़ता है, एरिया कांट बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है, मॉड लगाया। अब इसी इंटीग्रेशन को हमने दो अलग-अलग क्या किया, लिमिट में ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई बीच में एक x2 भी तो है, यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे एक कर्व कोई ऊपर था कोई नीचे था, यहां या उल्टा हो, इसलिए क्या करना पड़ा हमें x1 से x2 देन x2 से x3 हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्लास में टाइम पाएगा और टाइम से नहीं आएगा क्योंकि बेसिक जाएगी तो प्रॉब्लम करेगा। लिख लिया बेटा? आउट ऑफ बोर्ड आ रहा है। क्या बोल रहे हो? आउट ऑफ बोर्ड है। अरे अच्छा ठीक है, नहीं है, देखो थोड़ा घुमा देता हूँ। थोड़ा सा ठीक है। मेन देखो, मेन एरिया के कांसेप्ट जो है वो एरिया पॉलिसी के बेस्ड मान के चलो लगभग 90% क्वेश्चन या मोर देन 90% क्वेश्चन इसी कांसेप्ट पे आते हैं। लेकिन वही बेसिक फंडा सीखने का तो वही है, जब तक लास्ट क्लास नहीं करोगे तब तक यहाँ डायरेक्ट जंप करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था कि भाई दो कर्व के बीच में एरिया निकालने के लिए बोलेगा, उसमें उसके एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा कि अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हर ग्राफ को बनाना पॉसिबल नहीं होता, ना ही हमारे पास उतना टाइम होता है, तो हम ग्राफ को मानते इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ बिना बनाए भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई उनके कॉमन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहां पर वो दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे क्या करते हैं, दोनों कर्व को या दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, तो वहां से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और वहां से हमने क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब आगे आता है, ठीक है, इंटीग्रेट करके अब मॉड कैसे ओपन करेंगे देखो। और यही क्यों होता है, मॉड ऑफ fx - gx क्यों लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो अगर मॉड ओपन कर रखो अभी के लिए मान लो, तो ध्यान देना x1 से x2 में, ध्यान दो x1 से x2 में ये कौन सा पार्ट है, gx का, तो ये y = gx होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा है, y = fx। ठीक है, तो x1 से x2 में कौन सा ग्राफ ऊपर है, gx का ऊपर है और fx का क्या है, नीचे। तो ग्राफ में जो ग्राफ ऊपर होता है उसका आउटपुट क्या होता है, बड़ा, और जो ग्राफ नीचे है कंपैरेटिवली उसका आउटपुट कम है। यानी इन दोनों में कोई पूछे कौन सा ग्राफ बड़ा है, कौन सा ग्राफ या किस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है किसकी लेस है, तो gx बड़ा है और fx छोटा है, तो मॉड जब तक ओपन नहीं करेगा तब तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मॉड ओपन करने का। एक क्या बोला था कि जो x के ऊपर है उसको डायरेक्टली भाई पॉजिटिव से ओपन कर देंगे, जो x के नीचे है उसको नेगेटिव से ओपन कर देंगे। दूसरा कांसेप्ट ये बताया था मैंने कि जहां से तुम्हें ब्रेक करना हो, जहां वो कट कर रहा हो, उसके ऊपर नीचे कुछ भी मान के कर लो, बस सबको अलग-अलग सोल्व करो। अलग-अलग सोल्व करने के बाद उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा या जो उनका नेगेटिव को पॉजिटिव करके सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब भी वहां से बताया था ना कि भाई क्या करो, सोल्व करो, एक i1 आएगा, एक i2 आएगा, एक i3 आएगा, इसी तरह से बताया था मैंने कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो है और इसका जो है, इन सबके एब्सोल्यूट वैल्यू आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, वही क्या आएगा फाइनल इक्वेशन। ये लास्ट क्लास में बताया था, सेम कांसेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला काम हमेशा ये होगा कि आपको शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी x1 से x3, उसके बाद हमने ब्रेक किया x1 से x2 और x2 से x3। अब एक काम ये होगा कि आपको ग्राफ को ओपन करना, सॉरी मॉडल्स को ओपन करना। मॉडल्स को ओपन करने का सिंपल कांसेप्ट यही होता है कि जहां-जहां जिस पे हमने मॉड लगाया, जहां-जहां मॉड की वैल्यू अंदर की वैल्यू जिस पे हमने मॉड अप्लाई कर रखा है, जहां-जहां वो पॉजिटिव होगा वो प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, जहां-जहां वो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो क्लियरली यहां पे देखो x1 से x2 में g ऊपर है और f नीचे है, इसका मतलब g बड़ा है और f छोटा है। तो यहाँ हमने f माइनस g किया है, तो इस केस में इस इंटरवल में f छोटा है और g बड़ा है। तो अगर g बड़ा और f छोटा है तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई अगर f छोटा है और g बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर नंबर लेसर नंबर है, तो डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस इंटरवल में ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव सिंबल के साथ। जो साइन होगा या जो आउटपुट का साइन होगा उसी साइन के साथ हमें ओपन करना है। यानी एक बाहर माइनस आ जाएगा, x1 से x2 ये हो जाएगा fx gx d। ठीक है, तो याद रखना कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा gx fx। जरूरी नहीं माइनस लगाने का, तुम्हें बस पॉजिटिव से ओपन करना है, तो क्या करो
उनका रिप्लेस कर दो पोजीशन को। अगर देखो अब अगर x2 से x3 जाओगे, देखो अगर इसके आगे जाएंगे तो देखो f नीचे था, यहाँ पर f क्या होगा, ऊपर हो गया, और यहाँ पे g क्या हो गया, नीचे हो गया। तो अगर f ऊपर है g नीचे है तो ऑटोमेटिकली f माइनस g हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा fx माइनस gx टाइम्स dx, ये क्या जाएगा x2 से सोल्व करो आराम से आएगा, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट तो मैंने बताया था कि भाई आपको बिना क्या, बिना मॉड को ओपन किए भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला था कि मान लो अगर 3 पॉइंट्स आ गए, मान लो अगर तुमने दोनों को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 आ गए, तो क्या करना है, तुम ऐसे करो, एक i1 मान लो, i1 ऐसे मान लो, देखो x1 से x2, लिमिट x1 से x2, किसी का भी डिफरेंस नहीं, तुम्हें f g लिखना है तो f g लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, f g dx कर लो। अगेन i2 क्या हो जाएगा, फिर x2 से x3, ये भी f g ले लो, fx g dx। अब इसको सोल्व करो, अब ये जो वैल्यू है, मान लो ये आ गया -5 और ये आ गया 10, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट एरिया क्या करेंगे हम, ये 10 आ गया, ये -5 आ गया। -5 क्यों आया, क्योंकि जो हमें बड़ा करना चाहिए वो छोटा कर दिया, जो छोटा करना चाहिए वो बड़ा कर दिया हमने, इसलिए साइन नेगेटिव आ गया। तो नेट जब एरिया निकालेगा तो नेट एरिया कितना, सॉरी नेट एग्जैक्ट एरिया कितना आएगा इसका 5 प्लस, यानी तुम्हें जो मर्जी हो f g करो, g f करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि दोनों को सेपरेटली अलग-अलग निकालो ताकि कंफ्यूजन हो। अगर एक साथ निकाल लोगे तो हो सकता है तुम नेट निकाल दो 10 - 5 5 दो, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिना मॉड लगाए भी हम उसके आउटपुट को या एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में बताया था, एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट है, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करो, ये जो भी आएगा और ये जो भी आएगा, उन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब होता है उनके साइन को हटा के पॉजिटिव नंबर्स को आपस में ऐड करना, दैट इज वो उसका एरिया है, ठीक है। अब एक और समझो कि यही क्यों होता है, f - g क्यों लिखते हैं, वही कैसे एरिया आएगा, ठीक है, वो मैं तुमको समझा। f - g ही दो कर्व के बीच का या एक एरिया बिटवीन टू कर्व, यही क्यों होता है f - g, वो समझो क्यों होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि मान लो मैं वही लिखा है कि किसी को भी ले लो, मान लो f g है ना, पहला क्या है g, चलो उसी को ले लो, पहला जो नंबर लिखा है तो वही लिखो gx - fx dx, ये क्या है x1 से, पहले एक नंबर को समझ, ठीक है, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, यही क्यों एरिया दो कर्व के बीच आता है, ठीक है। अब देखो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है x1 से x2, ध्यान दो, ये है gx dx fx dx x1 से x2, समझ रहे हो, मैंने दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर दिया भाई, इंटीग्रेशन दिस माइनस दिस था, तो इंटीग्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके अलग-अलग कर सकते हैं। तो एक फंक्शन ये था, दूसरा फंक्शन ये था, दोनों पे अलग-अलग मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। अब ध्यान से सर देखिए कि ये जो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन है, ये वाला पार्ट देखो, इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या डिनोट करता है, अगर हमने लिखा है x1 से x2 gx dx, तो ये क्या बताएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया of y equal to gx with x axis from x equal to x1 to x equal to x2, क्या ये लिखा है, केवल इस लाइन का यही मतलब है। लास्ट क्लास में ये तो किया था कि तुमसे मैं पूछूं कि y equal to gx का एरिया निकालो, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, कहां से कहां, x1 से x2, तो ये तो लिख देता हूं gx dx x1 से x2, तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया gx का किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो ये जो इंडिविजुअल नंबर है ना, ये यहां से लेके यहां तक के एरिया को डिनोट करता है, यहां से लेके यहां तक पूरा ये कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर fx dx है तो एक फंक्शन fx हो गया, dx का मतलब x एक्सिस के साथ हो गया, और x1 से x2 का मतलब क्या हुआ, x1 से x2 कर रहे हैं, तो ये आपका कर्व क्या है, ये आपका कर्व fx है, उसका x के साथ कर रहे हैं, तो अगर fx का x के साथ करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, आएगा ये वाला पार्ट x1 से x2 तो देखो इसमें ये वाला एरिया आ रहा है और इस वाले में पूरा एरिया आ रहा है। हम कर क्या रहे हैं, इस पूरे एरिया में इस पे एरिया को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अगर पूरा ये वाला पार्ट है उसमें हम इस पार्ट को एलिमिनेट कर दिया तो यही तो बचेगा बीच में। इसीलिए दो कर्व को जब माइनस करोगे ना तो हमेशा उनके बीच का एरिया, क्योंकि जो उसके नीचे का एरिया होगा ना ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर देगा उसको, तो नेट एरिया हमेशा वही आएगा जब दो कर्व को माइनस करोगे तो उनके बीच का, ठीक है। तो याद आपको बस यही रखना है मेन बात कि हमें जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ जो भी दो कर्व दे रखे होंगे, बाय इक्वेटिंग बोथ द कर्व,
दोनों कर्व को इक्वेट करोगे तो वहां से उनका कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉमन सॉल्यूशन अगर 3 पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है दो अलग-अलग इंटीग्रेशन में सोल्व करना पड़ेगा। एक x1 से x2 देन x1 से x2 देन x2 से x3। यहां पर जो मर्जी आप ले सकते हो, f-0 या g-f लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का जो आउटपुट आएगा ना, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब है उनके पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो वो अपना क्या आएगा, फाइनल या जो उसका एग्जैक्ट जो एरिया आएगा वो उसको रिप्रेजेंट। ठीक है, कहां तक डाउट किसी को? चलो इसको रिपोर्ट करो। लास्ट क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? कुछ नए लोग हैं नहीं आए तो कुछ पढ़ा तुम लोगों ने? कॉलेज है क्या? तुमने देखा था? एक बार देख लेना, ठीक है? वीडियोस तो अपलोड हो गया होगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने लिंक कर दिया। किसी को डाउट है? किसी को हो गया? तो दो कंसेप्ट हमने, भाई पहला ये है कि दो कर्व के बीच का एरिया हमेशा fx - gx का मॉड, याद हमें ये रखना है, ठीक? उसको कैलकुलेट करो। चलो पहला क्वेश्चन वही लिखते हैं कि जो मैंने लिखा था फाइंड, खुद से कोशिश करो बना लेंगे, बाकी मैं तो फाइंड एरिया बिटवीन y equal to x square and y equal to 3। ग्राफ नहीं बना सकते कभी, कोई बात नहीं, बस जो स्टेप्स है उसी को फॉलो करो, आराम से बन जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन बोथ द कर्व, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पॉइंट आपको फंक्शन को डिराइव करना है। ग्राफ से थोड़ा ये पता चलता है कि कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है, यानी किसमें से किसको सबट्रैक्ट करना है या मॉडल्स को कैसे ओपन करना है, तो वो थोड़ा एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन पॉइंट्स निकालो बाय इक्वेटिंग बोथ द कर्व। तो दोनों कर्व कौन सा है, एक कर्व अपना लिख सकते हो कॉमन सॉल्यूशन या इंटरसेक्शन पॉइंट, एग्जैक्टली लिखना है तो फिर लिखो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, दोनों कर्व को इक्वेट कर दिया हमने। अब सोल्व करना है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, किसी भी इक्वेशन में नंबर्स को कैंसिल आउट नहीं करते until unless वो नॉन जीरो नंबर का हो। तो हमेशा कभी भी किसी इक्वेशन को सोल्व करो तो सबको एक तरफ लेके जाओ, फैक्टर लो या कॉमन लो, फिर उसको सोल्व करो। तो अगर सबको एक तरफ लेके आओगे तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों को एक तरफ लेके आ गया, x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा तो यहां से क्या आएगा, यहां से x 0 आएगा और यहां से x क्या आ जाएगा 1, यानी हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आ गए, 2 आ गए। इसका मतलब है दोनों कर्व जो है कुछ इस तरीके से बना है, रफली मैं बना रहा हूं, मान लो इस तरीके का कुछ तो बनेगा, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, मैं बोलता हूं ये y इक्वल टू x स्क्वायर मान ले, ये y इक्वल टू x क्यूब मान, ठीक है, दो कर्व है और दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रफ की बात करो, रफ स्केच है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये अब उनके कर्व क्या निकालना, उनके बीच के जगह निकालना है। अब दो ही पॉइंट आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, हमें 0 to 1 इंटीग्रेट करना है। कोई भी फंक्शन ले लो, मैं बता रहा हूं जिसकी मर्जी है जो लेना वो ले लो, मतलब किसी में से किसी को सेपरेट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना कि नेट पे जो वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर,
बस वो हमें ध्यान है। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो एरिया जो लिखेंगे हम लोग वो क्या लिख सकते हैं। अब अगर इस केस में देखोगे तो मैंने यहाँ पर x³ को ऊपर माना, x² को नीचे माना। x या तुम ग्राफ नहीं बनाओगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। यानी ये इस केस में x³ - x² into dx 0 ऊपर। भाई यहाँ पर वही लिमिट आएगा जो हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट किया। अगर मान लो ऐसा आता 0 1 2 तो क्या करते हैं, एक ये निकालते प्लस फिर क्या करते हैं 1 से 2 फिर अगेन सेम चीज x² - x² dx। अगर मान लो 3 भी आता तो फिर क्या करते प्लस 2 से 3 वही डिफरेंस dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। तो तीनों इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली अलग-अलग कैलकुलेट करना है, यानी कि एक ही साथ आप कैलकुलेट करो। एक साथ करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर ऐड कर दोगे और फिर आंसर कुछ और आएगा। तो इस केस में क्या दो ही पॉइंट है, तो 0 से 1 ही इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेट किया, x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 ये x³/3 लिमिट 0 to 1। ठीक। अब अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो अपर लिमिट 1 डाल दो तो 1/4 - 1/3 होल माइनस 0 डालेंगे तो 0/4 - 0/3 यही है। तो सेकंड वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/12 माइनस आ गया। इसका मतलब हमने माइनस क्यों आया, ठीक है, हमने कर्व उल्टा ले लिया। जो ऊपर था उसको मैं नीचे मान लिया, जो नीचे था उसको ऊपर मान लिया। तो नेट में एरिया क्या मानेंगे 1/, ठीक है। Put out 0 नहीं, नॉट 0। अब एक और करते हैं फिर, यहाँ पर y = x मान लें, ठीक है, y = x एंड y = x³, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कर्व को मैंने चेंज किया, y = x एंड y = x³। कोशिश ये करनी है जब भी इक्वेशन सोल्व करो ना तो हायर डिग्री के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखो, उसमें थोड़ा साइन का कंसीडर नहीं करना, ये फर्क पड़ता नहीं। माफी चाहता हूँ सर, आपका डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई नहीं, पेशेंट का नाम था, पेशेंट लगाओ यार। ये हमारे लिए है क्या? हमारे लिए भी है, मतलब तुम्हारे नहीं, मतलब आपको ये लगते होंगे कि सर आपका चेहरा नहीं देखना चाहते तब आपके लगवा रहे हैं ना। तो इस तरह से सानिया जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। अरे तो बेटा इसकी शील्ड उतार ना। अरे बेटा जी, कहा एरोनॉटिकल बनने जाती है, एयर स्पेस में जाना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन लिख दिया ऊपर देखो, y = x y = x। अरे यार तुम सुनते नहीं हो, नंबर तो दिखा करो। अब देख दिखेगा कि नहीं दिखेगा बता। और किसी का स्क्रीन तो नहीं दिख रहा हो, बताओ। अरे ये उतार ना, इसमें दोनों तरफ कवरिंग है, उसको उतारो आप। कोई नहीं, हाँ x = दिख रहा है। सर तुम्हारा देखो, तुम्हारे स्कूल में निकाल लेते हैं, दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड लिख दिया आया, इधर 0 एरिया कैसे आएगा, हाँ यही तो बोल रहा हूँ, यही गड़बड़ है। इधर I1 है I2 है, I1 वाले से कैलकुलेट कर I2 अभी ये प्लस में आएगा माइनस आएगा, दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा 1/2 बच्चे सब जाओ दोनों को अलग अलग कैलकुलेट। हाँ क्या बोल रहे हो, 1/2 1/2
हमारा 1/2 हमारा 1/4 अलग अलग एरिया हमें अलग अलग निकालना है। ध्यान रखना 3 पॉइंट्स आ गए तो I1 और I2 का अलग अलग निकालना है। ऐसे करोगे तो एक क्लास में कॉपी कर दोगे। 3 पॉइंट क्या रहेगा? कोई भी ले सकते हो बिल्कुल What is the All x square minus 1 x square minus 1 क्या है जो आएगा एक काम कर सकते हो जैसे मान लो बोर्ड में कर रहे हो तो बोर्ड में एक काम तो नहीं कर सकते तो बोर्ड में एक काम करो कि मान लो 3 पॉइंट एक बार समझ लो मान लो जैसे चलो भाई थोड़ा कि भाई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम लोग तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाला हमने तो x क्यूब इक्वल टू x हो गया x क्यूब माइनस x हो गया x कॉमन ले लिया हमने तो x स्क्वायर माइनस 1 ध्यान रखना ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x को 1 करो भाई फैक्टर करना कंपल्सरी होता है फैक्टर करो इसको फैक्टर करोगे तो x + 1 और x - 1 दो फैक्टर आएंगे अब ये तीन फैक्टर होगा तीनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से तीन सोल्यूशन आ जाएंगे एक आ गया आपका x इक्वल टू 0 1 और -1 यानी इसके कितने पॉइंट्स आ गए तीन पॉइंट्स आ गए ठीक बात है तो एरिया लिखेंगे हम लोग एरिया क्या आएगा ये पहला लाइन हमेशा ये लिखा करो मान लो -1 सबसे छोटा -1 है सबसे बड़ा 1 सबसे लीस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर अंदर मॉड ऑफ कोई भी फंक्शन मान लो x - x³ दिए बोर्ड की बात बता रहा हूं बाकी तो मैंने रफ में जो तुम करो उसमें जेई में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें तो एक्सेस से मत करो लेकिन बोर्ड में तो सिस्टमैटिक ढंग से करना पड़ता है बोर्ड में तो लिखेंगे -1 से 1 मॉड ऑफ x - x³ dx आ गया अब अगला काम क्या मॉड ओपन करना तो देखो मॉड ओपन करने का तरीका पहला तो ही है कि भाई इस लिमिट को ब्रेक करना ब्रेक क्यों करना है क्योंकि तीन वैल्यूज है तो इसको कैसे करेंगे एक आएगा -1 से 0 और दूसरा आएगा 0 to 1 फंक्शन तो वही रहा x - x³ dx मॉड ऑफ x - x³ dx ठीक है अब इसको ऐसे लिख दो ये मान लिया I1 और ये मान लिया I2 भाई इस इंटीग्रेशन को I1 मान लिया इस इंटीग्रेशन को I2 मान लिया अब देखो इसे बोर्ड में कैसे करेंगे बोर्ड में करना होगा तो देखो ऐसे करेंगे कि मान लो हमें I1 निकालना ध्यान देना मान लो हमें I1 को कैलकुलेट करना है I1 किसके इक्वल है I1 मान लिया -1 से 0 मैंने क्या बोला कि बिना मॉड लगाए कैलकुलेट करो तो बिना मॉड लगाए कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - x³ dx समझो एक बार ये आ गया अब इसको जब सोल्व करोगे ध्यान देना तो x का इंटीग्रेशन x² 2 x की पावर q का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और लिमिट क्या है -1 से 0 ठीक है लिमिट अप्लाई करो तो पहला लिमिट तो 0 है तो 0/2 -0/4 तो पहला 0 हो गया होल माइनस अब -1 है तो -1 को डालेंगे तो देखो x² यानी ऐसे है -1 की पावर 2/2 -1 की पावर 4/4 ठीक बात ये वैल्यू 0 आ गया अब देखो ये माइनस है ध्यान देना ये तो 1/2 है और ये 1/4 है अब एक बात बताओ 1/2 - 1/4 कितना है 1/2 है सॉरी 1/4 आ गया तो ये 1/4 आ गया नेट में वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव आ गया हमें मालूम है जेई में हमें सॉल्यूशन दिखाना नहीं पड़ता हमें तो वैल्यू से मतलब होता है तो जेई के लिए क्या मान लेंगे I1 को 1/4 कंसीडर कर लेंगे लेकिन बोर्ड में तो सॉल्यूशन दिखेगा ना नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो हमने डिफरेंस किया है वो क्या किया उल्टा कर दिया यहां पर x³ - x होना चाहिए ना कि x - x³ तो हमें क्या करना है साइन चेंज करना है सिंपल बात है ऊपर से माइनस लगा देना शुरू कर दो माइनस यानी देखो यहां माइनस लगा दिया देखो यहां देखो ये पूरा ब्रैकेट बाहर एक माइनस फिर ये पूरा ब्रैकेट बाहर एक माइनस फिर पूरा ब्रैकेट माइनस ऑटोमेटिकली होता है तो बोर्ड के लिए भी आराम से कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस ये ध्यान रखना कि कैलकुलेट करने के बाद अगर साइन नेगेटिव आ गया तो हमें क्या करना है साइन रिवर्स करना है ऊपर से ही पूरे में एकदम पूरा होल ब्रैकेट लगाओ सबसे बाहर एक माइनस इंट्रोड्यूस कर दो उसी को कैरी करो अपने आप जो -1/4 आता है उसमें चला जाएगा +1/4 ठीक है तो बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है आराम से आप कर सकते हो
नेगेटिव आने का बस यही कंसेप्ट है कि हमें क्या करना चाहिए, जो कर्व ऊपर है उसमें से नीचे वाले कर्व को माइनस करना चाहिए। हमने उल्टा कर दिया, इसलिए उसका वैल्यू क्या आ गया, समझ गए ना। तो बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हैंडल कर सकते हो। चलो हाँ 1/4 आ गया, दूसरा भी कितना आ रहा है, ठीक है कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट डे x² and x कर दो, जल्दी निकाल लो, छोटा है। थर्ड क्वेश्चन है वही y = x² and y = x। अरे ग्राफ नोट बनाते चलो, थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। सेकंड वाले ग्राफ में बना देता हूं कि सेकंड वाले में क्या था, एक y = x³ था, तो ये y = x³ हो गया, दूसरा y = x, देखो y = x, 1/6 ये y = x³, दिस इज y = x, तो ये वाला आ गया, ये वाला सर 1/6 1/6। ये सेकंड वाले ग्राफ था, ये लाइन y = x है और ये कर्व y = x³। थोड़ा ग्राफ बनाते चलो, ठीक है। डाउट को तो पूछे ना, ऐसे नहीं पूछ भी पा रहे हो, डाउट भी है तो कोई वो नहीं करो, नहीं समझ में आया कुछ नए लोग हैं तो बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे समझा, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये दो ही आएंगे, एक 0 आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। इसका भी ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ये हो गया अपना y, देखो ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ होंगे, ये आपको याद भी होना चाहिए। ये y = x² हो गया और दूसरा हो गया y = x, तो 0 हो गया, ये 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट है, ये y = x है और दिस इज y = x। चलो एक और लिखते हैं, फोर्थ पे जो कर्व है y = 2 - x² and x + y = 0। मतलब क्वेश्चन सेम है कि फाइंड एरिया एनक्लोज बिटवीन y = 2 - x² and x + y = 0। पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो ये कर्व क्या है, y = 2 - x² और ये कर्व क्या है, y = -x। इक्वेट बोथ द कर्व, मतलब यहां लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए 2 - x² = -x, तो क्या हो जाएगा, x² - x - 2 = 0। अब इस क्वालिटी के रूट निकालो, रूट निकाले आता है ना, फैक्टर करो या फिर सीधे तरह चार्ज मेथड।
जब भी क्वाड्रेटिक में दिक्कत हो रूट्स निकालने में तो फॉलो द बेसिक रूल, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होता है? अल्फा बीटा जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस। यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर्स में लिख रखा है, तो रूट्स उससे निकाल सकते हो। कंपेयर करो, a इस केस में 1 है, b -1 है एंड c इज -2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ abc एंड देन उसके रूट्स निकालो। हमें फैक्टर होना चाहिए। इसका आ जाए बोला करो। एक और साइज का कॉपी करो, ठीक है? ये ब्रेक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई किया था, जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस से या माइनस या माइनस प्लस आ गया। प्लस का प्लस इससे निकाल, और दिक्कत हो तो उस फॉर्मूले से निकाल। कंपेयर करो तो इसको और किस से कर ठीक है। रूट स्पेस निकाल सकते हो तो फैक्टर हो जाएगा ना भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अनुसार इसको ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म में। नेक्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2x + x - 2 = 0। और फैक्टर करोगे तो x कॉमन लिया तो x - 2, 1 कॉमन लिया तो x - 2 = 0। यहां से क्या आएगा? x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 = 0। यानी यहां से x के दो रूट्स आए, -1 एंड 2। इसका मतलब क्या होगा? बोथ द कर्व आर intersecting at two different points. One is -1 and second one is -2, that's it, +2। तो जो एरिया निकालेंगे, देखो बोर्ड के लिए बता, जेई में अप्रोच फॉलो नहीं करता लेकिन बोर्ड के लिए फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? स्टेप मार्किंग बोर्ड के लिए बहुत कंपल्सरी है या नेसेसरी है। तो -1 से 2 हो गया। मॉड ऑफ ऊपर वाला कोई भी कर्व मान लो, मैं बता रहा हूं एक कर्व ये है दूसरा कर्व ये है, तो क्या करेंगे? पहला कर्व माइनस दूसरा कर्व ऑफ dx प्रॉपर तरीके से निकाल दो। बोर्ड में राइटिंग का बहुत मैटर करता है भाई। तो पहला कर्व क्या आता है? देखो कर्व का मतलब हमेशा y = समथिंग एंड अगेन y = समथिंग। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस द बोथ द कर्व, इन्हीं दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके मॉड लगाना। तो पहला कर्व हमेशा y = समथिंग के फॉर्म में आना चाहिए, सेकंड भी एज वेल एज y = समथिंग के फॉर्म में आना चाहिए। तो पहला कर्व क्लियरली दिख रहा है y = 2 - x² है। पहला कर्व माइनस सेकंड कर्व क्या है? y = -6। दोनों को डिफरेंशिएट किया, सॉरी डिफरेंस किया, मॉड लगाया इनटू dx -1 से 2 लिमिट हो गया, ठीक है? अब थोड़ा देख ही सकते हो भाई क्या हो गया? -1 से 2 हो गया। अंदर देखो तो ये क्या लगा? मॉड ऑफ 2 - x² + x dx। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? मॉड हटा देंगे। और मॉड हटाने का दो ही तरीका होता है, या तो प्लस के साथ हटेगा या, क्योंकि एक ही मॉड है ना, एक ही मॉड है, एक ही इंटरवल, तो या तो प्लस लगाना है माइनस लगाना है। मैंने क्या बोला कि तुम्हारी जो मर्जी, -1 से 2 विदाउट साइन हमने इसको ओपन कर दिया, हो गया। अब इसको ओपन कर दो। अब इसको सोल्व करने के बाद अगर साइन क्या हो जाए? नेगेटिव आ जाए। किसी ने ऐसे किया इस तरीके से, इसी तरीके से साइन से -9/2 है -9/2 प्लस में आ, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं। एंड इसको सोल्व करोगे तो ये 9/2 हो जाएगा।
अगर मान लो इन -9/2 आता तो बोर्ड के लिए क्या करते हैं कि मॉड वाले बाद का जो स्टेप है ना उसके बाद एक माइनस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि मॉड इसने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इसको मॉड टोकन किया है, नेगेटिव था इसलिए उसको माइनस लगा दिया। तो वो आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा कि माइनस तुमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। और माइनस क्यों लगाएंगे जब अपना वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ये एरिया कांट भी नेगेटिव। ठीक है, हो गया हमारा, बस इसका 2x हो गया, इंटीग्रेशन में तो भी गया ना, ये हो गया 2x - x³/3 प्लस x²/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से करो। अपर लिमिट और सोल्व करने के लिए हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि होल मतलब देखो अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 2 * 2 - 2 का पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 2/2, अपर लिमिट होगा माइनस होल ब्रैकेट के अंदर 2 * -1 -1 की पावर 3/3 प्लस -1 की पावर 2/2 हो गया। तो थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन मैटर करता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही से करोगे तो जिसने पेशील नेगेटिव आई उसको क्लास से भी बाहर निकाल देंगे, लास्ट वन नहीं है, ठीक है, पेशील लगा के क्लास में बैठा तेरी गाड़ी कौन पेशील लगाओ उसको आरएन दे दी, पेशील नहीं है वो मिल जाएगी। फेशियल इसलिए जरूरी है कि मान लो कभी इंस्ट्रक्शन आ गए, पुलिस वाले आ गए तो तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, हमें जेल में डाल देंगे। अच्छा लगेगा उस टाइम जेल जाना है, और जरूरी भी है, दवा लेना। हाँ, इसमें हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। तो दो तीन चीजें हमेशा याद रखो कि विदाउट यूजिंग द ग्राफ ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए ग्राफ को प्लॉट करना इजी नहीं होता। ग्राफ एक अच्छा पार्ट है, तो ग्राफ नहीं बने उसके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कांसेप्ट बता दिया, उसको फॉलो करो, कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, जहां पॉजिटिव आ गया वो फेयर का कोई दिक्कत नहीं है, जहां नेगेटिव आया बस उसमें आपको जहां से मॉड के बिना टर्म लिखना शुरू किया बस उसके आउटसाइड एक माइनस इंट्रोड्यूस करते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चंस में आंसर परफेक्टली अपना आ जाएगा जो आना चाहिए। ठीक है, 7/6 आंसर। क्या बोल रहे हो? 7/6 आ रहा है, 9/2 आ रहा है, 9/6 आ रहा है, 9/6 यस सर। कितना है? 9/2 कितने लोग आ रहे हैं? मैं ज्यादातर लोगों को 9/2 है, 9/2 ही है, देखो ठीक से। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे मैं बार-बार बोल रहा हूं, शुरू से जब से पढ़ा रहा हूं तब से बोल रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में इजी होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन या आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हमेशा 4-5 क्वेश्चन के आंसर गलत ही आते हैं। कहां से गलत होते हैं? बस यहीं से गलत होना शुरू करते हैं। यहां तक हर किसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबका सही होता है भाई, वो इंटीग्रेशन भी करेंगे, यहां भी लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट के बाद वाले स्टेप में हमेशा उनका आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि या तो वो एक दो स्टेप को स्किप कर देते हैं, उस चक्कर में कैलकुलेशन में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो हमेशा एक प्रॉपर फंडा फॉलो करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। माइनस मान लो +4 की जगह -1 नंबर आया तो फिर तो 5 नंबर का कुछ आ गया, तो आराम से अपर लिमिट का ब्रैकेट में करो, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट को ब्रैकेट में करो, फिर उसको सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लो लेकिन आंसर सही निकालो। रिपीट कर दूं? क्या बोल रहे हो? एक और लिखो, फाइंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हो ना? कहां से याद करें? 0 से π/2, यानी दो कर्व है y = sin x और y = cos x, उनके बीच में हालांकि ये आसान ग्राफ होते हैं, जो आसान हो ना उसको प्लॉट करना करो, तो वो तो प्लॉट कर लेना चाहिए, फायदा है। कैलकुलस से अगर ग्राफ नहीं खेलोगे तो फिर उसका और मतलब नहीं बनता, थोड़ा तो ग्राफ खेलना ही चाहिए। sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, कर्व दे रखा है।
आंसर बता रहे हो? फर्स्ट करंट का ये मतलब हो गया कि भाई हमारे पास एक इंटरवल है x जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच का होगा, बताना कि तो ये अपना ये किसका हो गया y इक्वल टू cos x का, ये y इक्वल टू sin x होगा। तो इन दोनों कर्व के बीच का कौन सा है? ये वाला कौन? बाउंड्री है ना, x का लिमिटेशन क्या है 0 से पाई बाय 2 और ये दोनों कर्व के बीच का है x इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया, इसे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और ये कौन सा लाइन होगा? ये लाइन हो गया अपना x इक्वल टू पाई बाय 2, ये कौन सा पॉइंट होगा? पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द sin x और cos x दोनों पाई बाय 4 पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब थोड़ा सिमेट्री भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ग्राफ में दिख ही रहा है कि जो ये आएगा वही ये आएगा, दोनों का जो वैल्यू पूछी है वो कितना आएगा? सेम आएगा, जो ये आएगा वही ये आएगा, क्योंकि जिस तरीके का ये है उसी तरीके का ये है। साइनसॉइडल कर्व है, दोनों का नेचर सेम होता है, साइन और कॉस का। तो किसी एक को निकाल के उसका 2 टाइम्स करोगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो अगर एरिया निकाला जाएगा तो इस केस में तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना, ऊपर वाला कर्व कौन सा है? cos x माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है? sin x ऑफ dx। लिमिट कहां से? लिमिट ये कौन सा लिमिट है? लिमिट x इक्वल टू 0, ये कौन सा लिमिट है? x इक्वल टू का x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाय 4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। मॉड लाइन लगाओ तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसी फॉर्मेट में लिख दिया। 2 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि भाई जो एरिया ये आएगा वो ये एरिया आएगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 टाइम्स समझ आओ ना, इसको डाउट नहीं किसी को। जो ग्राफ आसान हो ना उसको प्लॉट करो, प्लॉट करोगे तो थोड़ी सी एक जो ग्राफ में ये हालांकि ऐसा कोई ग्राफ तो अभी नहीं किया हमने, जो प्लॉट नहीं कर सकते। आंसर बताइए कुछ। 2√2 बस 2√2 मतलब ऐसा बोल रहे 2√2 माइनस 1 ये, अच्छा ऐसा बोल 2√2 माइनस 1 ये। और किसी का ऊपर होगा, और किसी का एक cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन sin, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos। एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी प्लस cos हो जाएगा। लिमिट इज 0 टू पाई बाय 4 और यहां से 2। अब लिमिट अप्लाई करो तो 2 टाइम्स अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब क्या हो गया? sin पाई बाय 4 माइनस सॉरी प्लस cos पाई बाय 4। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट sin ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 0, ये तो 2 तो बाहर ऑलरेडी है। अब ये 2 हो गया, पाई बाय 4 भी 1/√2, अगेन cos पाई बाय 4 1/√2, sin 0 1। हां ये तो √2 ही तो हुआ, अरे 2 अपॉन यानी क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √2 और ये हो गया -1। पहला आंसर आएगा 2 टाइम्स √2 - 1। ठीक है। कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलेशन हमेशा छोटा होता है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन होते नहीं, लिमिटेड वेरिएशन है। मतलब इसमें तुम डेफिनेट इंडेफिनेट तुमने कर लिया तो बाकी एरिया ऑफ डिफरेंशियल में बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो एरिया में केवल एक लाइन तुमने पढ़ा fx - gx,
उसके बाद का पूरा काम कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब इसमें कहीं भी एरिया इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, जो पीछे पीछे तुमने एरिया क्या नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, उसी का काम कर रहे हो। तो अगर थोड़ा बहुत भी आता हो ना तो उसमें बहुत अच्छा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत होती नहीं रादर देन डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें बहुत सारा पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस तो देखते ही हो भाई, पूरा हर चैप्टर अपने आप में अलग है, तो उसमें थोड़ा सिलेबस बड़ा है, इंटीग्रल थोड़ा छोटा है। चलो अब एक काम करो, जो आज मैंने क्लास स्टार्ट किया था ना वहां पे टाइप 1 लिख देना। अब इसका टाइप 2 जो कांसेप्ट मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जहां से मैं सॉल्व करना शुरू किया, मतलब एरिया बिटवीन टू कर्व के नीचे लिख देना टाइप 1। पहले दो कर्व के बीच का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब वो मैं बताता हूं दो तरीके हैं क्यों और कौन सा मेथड हमें फॉलो करना, तो आप खुद समझ जाओ, ठीक है। ग्राफ में एग्जैक्टली वही बनाता हूं जो मैंने अभी बनाया था, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया वही ग्राफ बनाता हूं। काम ये भी वही है कि भाई कांसेप्ट तो ये हम कर रहे हैं कि ऐसे कुछ सारा ये सारा एफएक्स था, ये एफएक्स था, ये अपना जी सभी कुछ, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट। दूसरा मेथड मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि पहला मेथड जो था हमने इंटीग्रेट किया वो किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में था, एक्स से था ना। जो इंटीग्रेट किया हमने वो dx था, तो dx का मतलब क्या हुआ, dx का ये मतलब हुआ कि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन देखो एरिया अभी भी सेम है, वही है। अब तुम अगर x के साथ निकालोगे तो ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा कि ये मतलब हो गया कि देखो कि अगर x के साथ निकालते हो तो ये अपना g था, तो g f करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब अगर मान लो y के साथ निकाले तो y के साथ निकालोगे तो देखो ये x में जो आगे होगा वो बड़ा कर्व होगा, x में जो पीछे होगा वो छोटा कर्व होगा। तो देखो अगर y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो मान लीजिए कौन सा है, ये पॉइंट अपना y1 है, दिस इज y2 है, दिस मान लो y2, ठीक है। वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो ये अपना कर्व है। अब पहले क्या था, ये पहले था ये वाला पार्ट अपना y को fx, तो हमने क्या करा y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर मान लो x एक्सिस y एक्सिस के रेफरेंस में और बात करेंगे तो कर्व जो डिनोट होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा y f इनवर्स y। भाई ये वाला ऐसे कर्व क्या होता है, y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है। अब अगर ये y के रिस्पेक्ट में देखोगे तो y x इन टर्म्स ऑफ उल्टा हो जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में बात करना शुरू करोगे तो जो पहले इनपुट अपना x था और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट y था, अब अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे। जो पहले इनपुट था वो किसके रोल में आ जाएगा, आउटपुट के रोल में आ जाएगा, और जो आउटपुट में था वो इनपुट के रोल में आ जाएगा। यानी अगर आपके पास कर्व देखो ऐसे रहता है, कुछ देर समझो, मान लो y को एलिमेंट था वो कुछ इस तरीके का, लेकिन अगर रेफरेंस से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स कैसे निकालते हैं, फाइंड x in terms of y, यानी क्या हो जाएगा x equal to e की पावर 1। चलिए तो समझते हो ना, ये क्या है log x to the base e equal to y है, तो log को एलिमिनेट करते हैं क्या हो जाएगा e की पावर में y x बच जाएगा। यानी मैंने वही लिखा है कि क्या करो कि जो फंक्शन y in terms of x दिया है उसको x in terms of y निकालो। तो अगर इधर ये है तो इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इनवर्स निकाला। क्वेश्चन एक और क्लियर होगा, अभी के लिए समझो कि भाई जो फंक्शन गिवन होगा उसका इनवर्स निकालोगे तो वो इन टर्म्स ऑफ y बात करना शुरू करोगे। क्यों, क्योंकि भाई हमें y एज इनपुट रखना है, x एज आउटपुट रखना है, तो x अगर आउटपुट रखना है तो x को अलग करना पड़ेगा, y की फंक्शन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली ये जब निकालोगे तो ये फंक्शन था y इक्वल टू gx, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू g इनवर्स, ठीक है। अब अगर एरिया निकालोगे तो बेसिकली अभी भी सेम फार्मूला में कोई भी तब्दीली नहीं है, लेकिन सेम है कि ये क्या हो जाएगा बोथ कर्व का डिफरेंस। अब कोई भी तुम कर्व मानना हो मान लो f इनवर्स y माइनस g इनवर्स y का मॉड इनटू dy लिमिट फ्रॉम y1 से y3। ये लिमिट कैसे निकालते हैं, वही दोनों कर्व को सोल्व करके, दोनों कर्व को सोल्व करोगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। पहले x में सोल्व कर रहे थे, आप किसमें सोल्व करोगे y में। ये फंक्शन y का, ये भी फंक्शन y का, इन दोनों कर्व को इक्वेट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y सॉल्यूशन आ जाएगा, तो y बना। फिर वही बात कि मॉड हटाना है, अगर मान लो y1 y2 y3 ठीक है तो दो अलग-अलग, एक y1 से y2 और देन y2 से y3, दोनों कर्व का डिफरेंस सोल्व करो, आराम से ऐड करो, आंसर आ जाएगा।
अब कोई पूछना चाहिए कि सर ये कर क्यों है, जब इधर से आंसर आ रहा है आपका, तो ये क्यों कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो? इसमें थोड़ा अपना कन्वीनियंस भी कम पड़ता है, थोड़ा यूज्ड टू होते नहीं अपने वाई एक्सिस में, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता है। अभी क्वेश्चन ये कराऊंगा कि जैसे तुम एक्सिस चेंज करोगे ना, सडनली जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना वो बहुत छोटा होगा। छोटा इन द सेंस, चलो मैं ये लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, फिर उसको तुम करके समझ लो। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, y1 से y2 सर ये रिपीट कर दो। एक मिनट। मॉड के लिए मैं मॉड नहीं हटा रहा कि मॉड तो अपनी मर्जी है, ये अपना i1 बन जाएगा या अपना i2 बन जाएगा, किसी को भी पॉजिटिव मान को ओपन कर लो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैंने ये बताया है कि पहले हमने करा फर्स्ट टाइप में विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इंटीग्रेशन किया, वहां से अपना आंसर आ गया। इस बार हमने क्या किया कि जो एक्सिस ऑफ इंटीग्रेशन था उसको x से लेके हमने y में शिफ्ट कर दिया। तो y में शिफ्ट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने किया है, कुछ क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में था, कुछ क्वेश्चन y के रिस्पेक्ट में था, तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा फाउंडेशन तो रखा था। तो अगर मान लो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो कर्व इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे तो y इन टर्म्स ऑफ देखो था ना, y इक्वल टू मान लो x सॉरी था y इक्वल टू ये निकालो तो एंड y इक्वल टू -x निकालो, तो ये भी y इन टर्म्स ऑफ x है, ये भी y इन टर्म्स ऑफ x है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में था तो y को इन टर्म्स ऑफ x हमने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर मान लो एक्सिस ऑफ जो इंटीग्रेशन था उसको x से अगर y लेके जाएंगे तो फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, यानी जो हम y इक्वल टू -x लिख रहे हैं उसको क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू -y, यानी ये अपना आउटपुट का काम करेगा और ये अपना इनपुट का काम करेगा, यानी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये फंक्शन y इक्वल टू fx दिया हुआ है तो इसको x इक्वल टू अगर y के टर्म में निकालेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा इसका। अगर f इधर है तो इधर क्या बन जाएगा, f इन्वर्स, जैसे ये बता रहे हैं यहां कि y इक्वल टू x के टर्म में था, अब यहां पर क्या हो गया, x इक्वल टू y के टर्म हो गया। तो देखो ना ये क्या था, y इक्वल टू fx, तो ये क्या हो गया, f इक्वल टू f इन्वर्स। वही बात है कि फंक्शन अगर x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दोगे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दिया, सिमिलरली सेकंड कर्व को भी x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो आगे होगा उसमें से पीछे वाले को माइनस करेंगे और लिमिट y1 से y2 लगाएंगे तो उनके बीच का एरिया आ जाएगा। सेम वही बात है, डिफरेंस है तो यहां से यहां करोगे तो यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां से यहां तक आएगा, इस पूरे में से अगर इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो बीच वाला एरिया। सेम वही कांसेप्ट, इसमें कोई भी डिफर नहीं है, बस फर्क ये हो गया कि एक्सिस ऑफ इंटीग्रेशन जो पहले x के रिस्पेक्ट में था वो y के रिस्पेक्ट में चला गया। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस को आप देखोगे कि अगर जैसे हमने एक्सिस चेंज किया, सडनली अपना जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटीग्रेशन था या जो इंटीग्रेशन को सोल्व करना था वो बहुत बड़ा हो रहा था पहले, सडनली जैसे आपने एक्सिस को चेंज किया वो इंटीग्रेशन छोटा हो गया, क्योंकि वो तुमसे पूछता ही नहीं कि भैया कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालो, उसको बस इस एरिया से मतलब है, इस एरिया से मतलब है, तुम इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वही है किसी किसी क्वेश्चन पे इस तरीके से निकालोगे तो बहुत लंबा इंटीग्रेशन होगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन जैसे आप चेंज करोगे ना इंटीग्रेशन बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये एडवांटेज होता है। और वो कैसे समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा आईडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप एक्सिस को चेंज कर दें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, क्लियर हुआ? क्लियर, चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया enclosed between find the area enclosed between y equal to sin inverse x, y equal to cos inverse x and x. अब देखो, हालांकि ग्राफ तो सारे स्टैंडर्ड है, अब ये मत बोलना कि सर ये भी ग्राफ नहीं आ रहा तो फिर कैसे ग्राफ, अगर स्टैंडर्ड ग्राफ मान लो न बना पाए तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। ग्राफ से हमेशा चीज दिखती है ना, चीजें पिक्चर दिख रहा है और उससे फिर क्लैरिटी भी आती है समझने में।
भाई जैसे आपने ग्राफ बनाया क्लियर होगा कि भाई अच्छा ये पार्ट है और इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक कर्व में y इक्वल टू sin स्क्वायर, सेकंड कर्व में y इक्वल टू cos स्क्वायर, दोनों स्टैंडर्ड ग्राफ। तो मैं बना देता हूं अलग ही। थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि करोगे काम तो उसका अल्टरनेट कोई भी नहीं है। एटलीस्ट बोर्ड के हिसाब से ही करो कम से कम, कुछ तो मोटिवेशन रखना पड़ेगा ना काम करने के लिए। बिना काम के कैसे होगा? ये अपना y इक्वल टू sin इनवर्स हो गया। और ऐसा कोई भी नहीं है भाई, बोर्ड में और मेंस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ये अपना sin इनवर्स का हो गया। ये अपना cos इनवर्स हो गया। ठीक है, उसने बोला इन दोनों के कौन सा कर्व, देखो जितने कर्व लिख रखा है ना, एरिया को रिप्रेजेंट करने में हमेशा उन सारे कर्व का बाउंड्री इंक्लूड होगा। तो हमारे पास तीन कर्व उसने बताया, कौन कौन सा? एक y इक्वल टू sin इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स एंड थर्ड कर्व इज x एक्सिस। यानी तीनों कर्व के बाउंड्री हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो कौन सा पार्ट आएगा, दिख रहा है? जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि भाई हमें उस तीनों कर्व के बीच का इनक्लोज एरिया निकालना है, तो कौन सा पार्ट आएगा? तो कुछ बिल्कुल नीचे वाला है, तो ये वाला है ना? ये इसमें साइन इन्वॉल्व है, कॉस इन्वॉल्व है और एक्स भी इन्वॉल्व है, तो ये वाला पार्ट है ना। हमेशा जब भी जितने कर्व दे रखा ना, तो सोचो कि वो सेक्शन हमें पिक कर रहे हैं जिसमें वो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों कर्व क्या हो, तीनों के तीनों कर्व के बाउंड्री इंक्लूड होगा। तो देखो ये वाले सेक्शन में इनक्लोज भी है, cos भी इन्वॉल्व है, sin भी इन्वॉल्व है और x एक्सिस भी इन्वॉल्व है। चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एरिया लिख के बताओ, कैलकुलेट करके नहीं, लिखने की बात कर रहा हूं कि जिस एरिया को हमने बनाया है, ड्रॉ कराया, उस एरिया को अगर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कैलकुलेट करें तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखो, ये पॉइंट तो इंटरसेक्शन है, ये तो निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट कितना आता है याद है? sin इनवर्स और cos इनवर्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 1/√2। उल्टा सोचा करो, बताया भी था जब पढ़ाया था कि इनवर्स आर्गुमेंट या एंगल है। यानी सोचो कि sin x और cos x कौन से x के लिए इक्वल होते हैं, तो दोनों में अगर x π/4 डालोगे तो क्या आएगा? sin π/4 भी 1/√2 होगा, सिमिलरली cos π/4 भी 1/√2 होगा। तो 1/√2 इधर जाएगा और ये कितना आ जाएगा? π/4। यानी अगर इस एरिया को लिखना है तो बताओ कैसे लिख सकते? तो देख सकते हो इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो 1/√2 लाइन है, 1/√2 लाइन के पीछे यानी पहले कौन सा ग्राफ है? ये कौन सा ग्राफ है? साइन इनवर्स। ये और ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? साइन इनवर्स x के साथ x एक्सिस का एरिया है। अगर मान लो, देखो अगर मान लो इस एरिया को A1 बोलता हूं तो इसको A2 बोलते हैं, तो अगर मैं A1 लिखूंगा तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, sin इनवर्स x dx from x equal to 0 to 1/√2। सही है? 0 से 1/√2 का मतलब x का लिमिट हमें डिफाइन कर दिया कि भाई 0 से स्टार्ट करना है, 1/√2 तक जाना है। x एक्सिस का मतलब ग्राफ के नीचे से x एक्सिस तक के सारे एरिया लेना है। मॉड क्यों लगा है? क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, तो मॉड का कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं लगा, तो नहीं लगा। ठीक है, तो देखो sin इनवर्स dx का मतलब क्या हुआ? sin इनवर्स का एरिया x एक्सिस के साथ ये हुआ। वो एरिया कहां से कहां तक लेना है? क्योंकि भाई वो तो आगे भी जा सकता है, ये वाला पार्ट भी जा सकता है, तो हमें इसके आगे जाओगे तो sin ऊपर चला गया, तो sin का रोल है नहीं। sin का मैक्सिमम रोल कहां तक आ रहा है? 1/√2 तक। हमने क्या लिया? 0 से 1/√2 sin इनवर्स x dx। अब इसको कैलकुलेट करोगे ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर A2 लिखोगे तो A2 में कौन सा एरिया आ जाएगा? cos इनवर्स dx। उसका लिमिट क्या है? 1/√2 से कहां तक? 1 तक इधर।
जैसे 1/√2 के आगे जाओगे, जो साइडेड पार्ट अपना 1/√2 के जैसे आगे जाएंगे, क्योंकि हमें ये वाला पूरा सेक्शन कंसीडर करना है, तो जैसे इसके आगे जाओगे तो sin इनवर्स तो ऊपर चला गया, sin से ही गायब हो गया, तो कौन से रोल में आ गया, cos इनवर्स आ गया। तो cos इनवर्स x का एरिया किसके साथ, x एक्सिस के साथ, कहां से कहां तक, 1/√2 से मॉड के लिए गया, कि ऑब्वियस बात है x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड का कोई सेंस होता नहीं। अब इन दोनों इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड कर दोगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। लेकिन अब एक बात सोचो कि पहला sin इनवर्स है, दूसरा cos इनवर्स है, इनवर्स का क्या इंटीग्रेशन करना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्या करना पड़ता है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, मतलब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे LLX का बताया था ना, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, तो I lit वाला फॉर्मूला जो है I lit, I फॉर इनवर्स और 1 फॉर अलजेब्रा, तो पहले इनवर्स आएगा अलजेब्रा आएगा, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होगा सेकंड फंक्शन, यानी बाई पार्ट्स जो लगाते हैं इक्वल टू बी वाला कांसेप्ट, उसके तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके एरिया को कैलकुलेट करना, एंड सेम फॉर जो कितना टाइम लगेगा। अब अगर एक्सिस चेंज करते हैं, अगर एक्सिस चेंज करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक्सिस चेंज करने का ये मतलब हुआ कि ये अपना x के रिस्पेक्ट में y इक्वल टू sin इनवर्स x था, तो x के क्या है, x इक्वल टू sin y, ये तो आएगा x इक्वल टू sin y। सिमिलरली ये वाला कर्व तो क्या था, x के रिस्पेक्ट में y इक्वल टू cos इनवर्स, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos y, यानी अपने पास ध्यान देना, अपने पास दो कर्व आ गया, एक आ गया sin y, दूसरा आ गया cos y। ये वाला जो ग्राफ है, देखो अब y के रिस्पेक्ट में सोचो, y के रिस्पेक्ट ये वाला कर्व कितना है, दिक्कत हो तो थोड़ा अलग बना लो, ऐसे छोटा ही बनाना है, ये गया और ये गया, ठीक है, तो बन जाएगा, ये अपना हो गया x इक्वल टू sin y, ये हो गया x इक्वल टू cos y, ठीक बात, ये था। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया निकालना है, ये वाला पॉइंट कितना था, π/4, ये 0 था। अब अगर y के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो क्या करते हैं, अगर दो कर्व के बीच में एरिया निकालते हैं तो दो कर्व के बीच एरिया कैसे आता है, आगे वाला कर्व माइनस पीछे वाला कर्व, लिमिट क्या लगाते हैं जहां से इंटरसेक्ट। तो इसमें देखो, अगर इधर से सोचा जाए, मान लो यहाँ पर कुछ है, क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बदल दे, किसी बनाते हैं, मान लो कि यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ से जब दिख रहा है तो उसमें आगे वाला कर्व कौन सा दिखेगा, ये वाला कर्व, पीछे वाला कर्व क्या दिखेगा, ये वाला कर्व। तो हम करते क्या है, आगे वाला कर्व माइनस पीछे वाला कर्व, लिमिट क्या होगा लोअर से अपर। तो अगर एरिया अगर तुम सोचोगे तो आगे वाला कर्व कितना है cos y, पीछे वाला कर्व कितना है sin y इनटू dy, लिमिट अपर लिमिट तो π/4 है, लोअर लिमिट 0, y के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहां से ना, तो इसके ऊपर है और इसके नीचे है, तो ये ऊपर है, तो ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, और x एक्सिस में y का वैल्यू क्या होता है, दो ही होता है, मतलब समझो ऐसा लाइन है, एक y इक्वल टू 0 लाइन है, एक y इक्वल टू π/4 है, तो y इक्वल टू 0 लाइन ये हो गया, y इक्वल टू π/4 ये हो गया, दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है, समझे नहीं समझे। अब देखो ये कितना आसान है, अब इसमें sin y का इंटीग्रेशन निकालना है, cos y का इंटीग्रेशन निकालना है, तो वही वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस तरीके से करो देखो कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। एक्सिस चेंज किया तो देखो कितना आसान होता है, एक्सिस चेंज नहीं करो, हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन वही है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काम करना पड़ेगा इसके। तो डाउट किसी को, y एक्सिस थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लगता है, वो है भी, मैं नहीं बोलता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ निकल जाती है x और y के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो हम y के फंक्शन x ही कंसीडर करते हैं, y अभी कन्वेंशनल लगता है, आसान लगता है, इजी लगता है, जैसे एक्सिस चेंज करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो लेना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं बोला कि भाई वो भी मैंने बता दिया, इस तरीके से करोगे तभी आ जाएगा, लेकिन हमें टाइम मत करने का मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ अभी नहीं होना चाहिए, अभी तो हमें लर्निंग है, तो अभी तो सीखना चाहिए भाई, जो अच्छा हो सके, जो अच्छा हो सके वो सीखना चाहिए। तो अगर एक्सिस चेंज करोगे तो फिर
ऑब्वियस बात है कि थोड़ा अपना कैलकुलेशन भी कम रहेगा, आंसर भी जल्दी आएगा। बताओ भाई क्या आ रहा है? √2 है, अनकन्वेंशनल है, इसमें मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल है, लेकिन है तो क्या करें, तो सबके लिए है, केवल तुम्हारे लिए थोड़ा है, सबके लिए सीखने के लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा कुछ और तुम्हें समझ में आ रहा है, कुछ और लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम सोचते हैं और उसके अनुसार मैं नहीं बता रहा हूँ तो तुम्हें लगता नहीं मैं जो कर रहा था तो वो भी सही होता है, उससे भी निकल जाए। अगर पूछोगे ना तो उसमें मैं मिस्टेक बता सकता हूँ कि तुम ऐसे कर रहे हो ना तो उसमें ये मिस्टेक है, तो कम से कम वो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे नहीं कर, कुछ ऐसा लग रहा है कि सर इसको अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है, कुछ कंसेप्ट लग रहा है कि सर इस एरिया को मैं ऐसे ऐसे करूंगा तब भी आ जाएगा, तो बोलोगे पूछोगे ना तब मैं उससे क्लैरिटी को मतलब जो डाउट है उसको क्लियर करूँ। यार कुछ दिख रहा है कि सर इस एरिया को मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा तभी वो एरिया आ जाएगा, तो अगर कुछ लग रहा है तुम्हें कि मैं ऐसे कर सकता हूं तो निकल जाएगा, तो पूछो, मैं उसको देख लूंगा। किसी को है डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट बोलो, कितना √2 बना के सबका वो तो क्या cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin, और sin का माइनस cos यानी प्लस cos हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से पाई में √2 तो लेंगे कल जो है y इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x प्लस y इक्वल टू 3। y स्क्वायर इक्वल टू 4, देखो ये स्टैंडर्ड कर्व हो, अब ये मैक्स में करते हो कि ये कर्व आप बना सकते हो, अब ये नहीं बोल सकते सर y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं आता, तो कैसे कर सकते? मैं कुछ तो मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें आता है, अब ये थोड़ा कि मैं आप पैराबोला सिखाऊं, सब तो नहीं सिखा सकता, तो कुछ तो अपने को बताना पड़ेगा ना, हाथ सर्कल को क्या आता है, तो इतना मैं करके आया। थोड़ा करते रहो, तो थोड़ा मेरे लिए भी फायदा रहेगा, तुम्हारे लिए भी। तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये आ गया अपना y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल टू 3, तो x 0 करो y आएगा, y 0 करो x आएगा, तो x 0 करेंगे तो 3 आएगा और y 0 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कुछ इस तरीके से ये अपना 3 हो गया, तो x प्लस y इक्वल टू 3 है, इनक्लोज एरिया निकालना है, तो तुम्हें दिख ही जाएगा भाई ये आ गया, ये तो निकालना है, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया आएगा, देखो लाइन तो आता है ना, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी को लाइन को ड्रॉ करने के लिए x 0 करो y निकालेगा और y 0 करो x निकलेगा, पॉइंट को मिला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को स्टैंडर्ड वाला बोला है। अब एक बार x का रिस्पेक्ट में लिख के देखना, लिखोगे इसके बीच में एक कांसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, तो लिखोगे देखो तुम लोग मैसेज मत खेलो, अनम्यूट करो फिर पूछा करो, हाँ मैसेज में नहीं दिखता ना फिर टाइम, दिख रहा है ना सबको ऐसे? हाँ दिख तो रहा है। Yes, sir.
2 into अपन लिमिट माइनस 2 लिमिट करेंगे ये आ गया प्लस में जब यहां cos का ग्राफ होगा इसका भी कलर है इसका भी मतलब है अब यहां पर ऊपर एक का दे दे और एक का दे दे क्या बात है मतलब खाली पहले 10 ऐसा नहीं है जब तुमने इसको सेपरेट कर दिया तो इसको कर दियो यानी sin पहले इनको पहले sin 0 देन cos का cos 0 अगर तुमने लिमिट अलग लगा तो इसको अलग अलग लिख लो अगर एक सेपरेट इन दोनों को रिसेट रखिए और इन दोनों जब यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है माइनस यहाँ भी चलो आया देखो पहला काम क्या है पहला काम हमेशा क्या निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ये इसमें कोई दो राय नहीं पहला काम हमेशा जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल जब तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है चाहे x पे निकालो y पे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता तो देखो यहां पर y स्क्वायर है ना तो मैं तुमको ये बोलूंगा कि भाई y के रेस्पेक्ट में निकालो अगर y निकालोगे तो ऐसे आएगा y √2x अब देखो ये आता है y √2x ब्रांच और ये आता है y -√2x ये आना चाहिए ठीक है ना y² 4x देखो तुम अगर केवल ये करोगे ना तो वो गड़बड़ है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं सिखा सकता ये सब चीजें अंडरस्टूड है आना चाहिए यानी y² 4x है तो y को ऐसे नहीं केवल +4x कर दिया फिर गड़बड़ है y² है ना तो यहां से दो रूट आएंगे प्लस माइनस यानी यहां से एक आएगा एक y प्लस माइनस तो ये √4 तो 2 हो जाएगा यानी +-2 √x हो जाएगा यानी एक आ जाएगा y √x एंड y -2 तो ऊपर वाला ब्रांच हमेशा प्लस में आता है नीचे वाला ब्रांच हमेशा माइनस में आता है तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो इस वाले लाइन का इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन आएगा और इस वाले कर्व ब्रांच का इस वाले लाइन के साथ इंटरसेक्शन आएगा केवल तुम ये करोगे ना देखो तुमने अगर केवल ये किया y √x x एंड y यहां से 3 - x इन दोनों को पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो केवल ऊपर वाला पॉइंट आएगा नीचे वाला आएगा मतलब बेसिक्स है ये ऐसा नहीं कि भाई नहीं पता तो इसमें बहुत कुछ अंदर घुसा हुआ है ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें ये आना चाहिए नहीं आता तो मैं उसको बता दूं इसका एक और तरीका है भाई इस तरीके से ना करके y के टर्म में पॉइंट निकाल दो y में कैसे आएगा हमें तो पॉइंट निकालने से मतलब है ना तो देखो ये है y² 4x तो मैं बोलूं x कितना आ जाएगा y² 4 भाई यहां से y² 4x है देन x क्या आ जाएगा y² 4 है ये जो कर्व x + y 3 है तो यहां से x कितना आ जाएगा 3 - y अब ये कर्व भी y में है और ये कर्व भी y में है दोनों को इक्वेट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ y भाई अगर x आ गया तो x को डाल के y निकाल सकते हैं y आ गया तो y डाल के x निकाल सकते हैं कोई भी एक आ गया ना दूसरा तो आराम से निकाल सकते हो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट या आउटपुट करस्पॉन्डिंग इनपुट दोनों आ जाएंगे तो अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे y² 4 = 3 - y अब इसको सोल्व करो y² + 4y - 12 = 0 फैक्टर करेंगे तो बता कितना है 6 होगा ना यहां पर मतलब y + 6 * y - 2 = 0 तो y के यहां दो वैल्यू आ जाएगा -6 और 2 x निकालना है x को इसमें डाल दो देखो y निकल गया अपना अब x निकालना है तो y की वैल्यू यहां डाल दो तो x आ जाएगा तो अगर x -6 है तो अगर x को सॉरी y -6 है तो y -6 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 9 देखो y को -6 डालेंगे तो 3 - -6 9 हो जाएगा और y को 2 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा यानी दोनों पॉइंट आ गए देखो ये वाले पॉइंट के कोरस्पोंडिंग y कितना है 2 और इससे कोरस्पोंडिंग x कितना है 1 इसके कोरस्पोंडिंग y कितना है y कितना है -6 और इसके कोरस्पोंडिंग x कितना है बताओ
अगर क्वेश्चंस को समझने में डिफिकल्टी आना एक ये भी बात है कि हमारा बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए और दिक्कत आ, क्योंकि यहाँ कहीं एरिया नहीं है, ये पूरा बेसिक्स मैथमेटिक्स है जो आपको 11th में आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा, उसके बेस पे सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने सही तरह से क्वालिटी किया ही नहीं। डिफिकल्टी यहाँ आना एक ये भी रोल प्ले करता है कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चे हमारा बेसिक्स की बहुत ज्यादा ढीला हो, देखो यहाँ भी दिक्कत है। तो ये सब बेसिक्स होते हैं, या कोई भी मान के चलेगा कि इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, एरिया ना निकल पाए वो समझ में, चलो कैसे निकले किस होगा वो अलग बात, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम निकाल सकते हैं। इतना तो कोई भी होगा वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ठीक है। ये नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा बेसिक थोड़ा या हम अच्छे से किया नहीं हमने, या उतना प्रैक्टिस हमने डाला नहीं इसके ऊपर, इसलिए दिक्कत है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, एक्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ वाई निकालना आसान था तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई, ये भी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, दोनों को इक्वेट किया, वहां से वाई का वैल्यू आ जाएगा, और कोई भी एक आ गया तो उसको डाल के आप दूसरा निकाल सकते हो। ये हमने वाई निकाल दिया तो वाई को डाल के एक्स निकल गया, तो पॉइंट हमारा दोनों आ गए, समझ गए? तो पहला काम तो हमने फिनिश हो गया, क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो y के रिस्पेक्ट में एरिया बड़ा आसान है, क्यों? x में करोगे ना तो x में देखो ऐसे नहीं कर सकते। अगर कोई बताओ थोड़ा तो मैं उसमें कुछ और डालूंगा लाइन। क्या मान लो x के रिस्पेक्ट में एरिया निकलना हो, क्या लिख? x का भी पॉइंट पता है, ये 9 और ये 1 है, y का भी पता है -6 और 2 दोनों पता है। तो y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y का कोऑर्डिनेट चाहिए, x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो x का कोऑर्डिनेट चाहिए। ये तो होता है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे एरिया, देन x का कोऑर्डिनेट, विद रिस्पेक्ट टू y तो y का कोऑर्डिनेट। तो बताओ अगर x के रिस्पेक्ट में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? कर्व तो दो कर्व के बीच का एरिया है, हमेशा तो भाई ऊपर कर्व माइनस नीचे कर्व करते हैं, लिमिट जहां से हो वहां तक करेंगे। तो बोलो कुछ बताओ तो तुम, कुछ तो बोलो तभी तो मैं कुछ बताऊं। हां बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अगर x के रिस्पेक्ट में लिखा है तो कैसे लिखेंगे? √2x minus of -√2x ये प्लस dx। पहले दो इंटीग्रल्स को दो पार्ट में बांटेंगे, तो इसमें लिमिट डालेंगे कुछ? हां 1 to 0 to 1 0 to 1, ठीक है, plus 1 to 9 प्लस integration 1 to 9 हाँ 3 minus 3 x x plus √2x plus √2x या माइनस ऑफ अब देखो इसने क्या किया कि ये है ना, देखो ये ब्रेक कर दिया। दो कर्व के बीच का एरिया का मतलब क्या होगा कि देखो मैंने उसी समय बोला कि दो कर्व जहां जहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे आ गया और उस पॉइंट पे जाएगा, उसके बीच के पूरे के पूरे एरिया। तो देखो ये है ना, अगर तुम ऐसे लिखते देखो ऊपर लाइन ये है और अगर तुम निकालोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 6, और ये क्या है, ये y इक्वल टू बताओ ये कर्व कौन सा है, y इक्वल टू -√x। तो अगर करोगे देखो ऊपर कर्व माइनस नीचे कर्व, अगर लिमिट 0 से डालोगे ना तो वो नहीं आएगा, 0 से डालोगे तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि 0 से लेके यहां तक इस लाइन का रोल ही नहीं। ये लाइन रोल में कब आया, देखो यहां से शुरू करेंगे तब तो ये लाइन का एक रोल आया, इस पॉइंट से पीछे ये लाइन कहीं सीन नहीं। जो हमने साइडेड पार्ट किया है, क्या इस पॉइंट से पहले लाइन का रोल है? नहीं। साइडेड पार्ट में ये लाइन हमेशा इस पॉइंट के आगे जा रहा है और इस पॉइंट पे जा रहा है, तो पीछे का करोगे तो वो डिफिकल्ट होगा, वो नहीं होगा। इसीलिए हमें इस लाइन को यहां से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर यहां से आते हो जब भी कोई लिमिट लगाते हैं ना तो लिमिट के अकॉर्डिंग क्या करो, लिमिट के पैरेलल तुम एक हाथ रखो। तो देखो ये हाथ अगर रखेंगे ना तो क्या होगा कि पूरा एरिया इन दोनों लिमिट के अंदर आना चाहिए, यानी इसके बाहर कोई भी लिमिट एरिया नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो तुमने लिखा 1 से 2, अपर वाला कर्व क्या है 3 - 6, नीचे वाला कर्व क्या है -√2। तो हमने क्या किया 1 से लिमिट रखा 9। अब अगर 1 रखोगे x पे और 9 रखोगे, देखो इन दोनों लाइन के बीच में पूरा साइडेड पार्ट, देखो इसे बाहर नहीं। अगर तुम 0 से लगाओगे लिमिट तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जब जीरो लगाओगे तो जीरो के आगे ही ये शुरू होगा, उसके पहले है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा 1 से 9 जाना पड़ेगा। और ये वाला लिखने के लिए अब ये देखो, एक ऊपर का कर्व एक नीचे का कर्व, यानी अपर ब्रांच माइनस लोअर ब्रांच, और लिमिट क्या है x = 0 to x = 1। तो वही जाना x = 0 to x = 1। अपर ब्रांच क्या होगा, अपर ब्रांच y = 2x बताया था, नीचे वाला ब्रांच क्या होगा y = तो ये थोड़ा बड़ा है। इसी का अगर एक्सिस चेंज करो तो देखो कितना आसान है। एक्सिस चेंज करोगे y के रिस्पेक्ट में, देखो तो y के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो देखो अगर ये करें तो ये क्या है x = 3 - 5, और ये क्या है, ये है x = y² / 4। यानी आगे वाला कर्व 3 - y माइनस पीछे वाला कर्व y² / 4 का dy। लिमिट देखो, लिमिट y का क्या है -6, y का अपर क्या है 2। देखो y = -6 अगर रखोगे लाइन तो क्या उसके नीचे कोई एरिया है, नहीं है ना, तो इसके पूरा ऊपर है। और दूसरा कर्व क्या है, दूसरा लाइन क्या है y = 2, तो y = 2 के पूरा का पूरा क्या है, तो दो लाइन जो हमने एरिया रखा ना y = -6 से y = 2, उसके बीच में कंप्लीट एरिया है ना, उसके ऊपर है ना उसके नीचे। तो देखो y के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन छोटा है, अब इसमें देखो ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा इसमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो एक बार, अगली क्लास में थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। y एक्सिस पे हमेशा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लगता है, इसमें मैं मानता हूं इस बात को। ठीक है, एक बार इसको करके आना, ठीक है, जो डाउट हो फिर दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, कर लेना उसको। हाँ बस होगा एरिया इनक्लोज बिटवीन y = tan inverse x and y = cot inverse x। y = tan inverse x and y = cot inverse x। ठीक है, इसको लेके आना। एक बार दोबारा कर लेना, और मैंने बता रहा कि कम से कम आरडी सर में करो जरूर। मेरे को थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा बेसिक कमजोर है। आरडी सर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो डाउट हो ना उसको पूछा करो, क्योंकि थोड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे भी पता नहीं कितना तुम लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा। डाउट पूछोगे तो मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि भाई कितने तुम्हें डाउट हो रहे हैं या कितने में तुम कंफर्टेबल फील करते हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो, थोड़ा हैवी, तो एक बार इसको करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में जो डाउट हो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।